starting with the concept of quantum physics। तो बच्चों ये चैप्टर जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इससे और रेडियो एक्टिविटी से यूजुअली क्वेश्चन आता है। यानी आप लोग एक्सपेक्ट करें कि इसका बड़ा यानी एक हाई वेटेज है एग्जाम में आने की। और वैसे भी ये ना आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए भी, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स को समझने के लिए भी, एक्सरेज वगैरह के लिए भी, तो ये एक बड़ा फंडामेंटल चैप्टर है। अच्छा, इस पार्ट ऑफ फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आइंस्टाइन और जो दूसरे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो अब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें हम स्टार्ट करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स। अच्छा बच्चों, अब क्या होते हैं फोटॉन्स? देखो, फोटॉन्स एनर्जी पैकेट्स होते हैं। किसमें मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेस करती है एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो packets of energy possessed by electromagnetic radiation, ठीक है। अब की पॉइंट ये है कि जो एनर्जी होती है फोटॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। The energy of photon is directly proportional to the frequency of the radiation. That's the most important thing. ये पूरी 2 मार्क की डेफिनेशन आती है तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी। 1 मार्क आपको ये लिखने का मिलेगा कि दे आर एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरा मार्क आपको ये लिखने का मिलेगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ द फोटॉन is directly proportional to the frequency of radiation. आप इसको सिंबल वाइज भी लिख दें, प्रोपोर्शनल टू f। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे बच्चों तो कांस्टेंट आएगा h, नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बड़ा मशहूर कांस्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मॉडर्न फिजिक्स में। आगे जाके भी देखिएगा ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, चलें। अब बच्चों याद है आपने ओ लेवल्स में और एएस में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी v अपॉन लैम्डा के बराबर भी होती है। यानी हमने ओ लेवल में पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बड़ा कॉमन फॉर्मूला है, एएस में भी पढ़ा है आपने बहुत ज्यादा। तो यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी का सब्जेक्ट बना दिया। देयरफॉर एनर्जी ऑफ द फोटॉन कैन बी रिटन एज एच वी अपॉन लैम्डा। अच्छा, v भी कहते हैं या इसको c भी कहते हैं। c असल में स्पीड ऑफ रेडिएशन को जो है ना c से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एच सी अपॉन लैम्डा, where v या c is the speed of electromagnetic radiation. Okay. अच्छा, एक और चीज समझ लें, यहां से जो रेडिएशन की स्पीड होती है इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये तो आप लोगों को वैल्यू याद ही होगी। तो अगर कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना होना तो आप स्पीड या पुट करेंगे 3 × 10⁸, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में लिखा बना हो कि इस मीडियम में, जो भी मीडियम गिवन है उसमें स्पीड क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा ना क्वेश्चन में, बस आपसे कहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द फोटॉन, तो आप उसके अंदर सी की जगह या वी की जगह 3 × 10⁸ पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और चीज, एनर्जी का वेवलेंथ से क्या रिलेशनशिप है? देखो, एनर्जी का वेवलेंथ से रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है, ठीक है। जाहिर है कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यहाँ पर देखो, ई और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट एच भी कांस्टेंट है और स्पीड भी आपको पता है 3 × 10⁸ हर दफा फिक्स होती है। हर रेडिएशन की स्पीड यही होती है, ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो कंक्लूजन ये हुआ बच्चों कि जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट होता है एच, प्लैंक कांस्टेंट है, तो दो फॉर्मूले, E इज इक्वल टू एच एफ या E इज इक्वल टू एच वी और C अपॉन लैम्डा, ठीक है। चलें, अच्छा अभी इसको छोड़ दें, बाद में करेंगे। ये पहले इधर देखें, ये देखिए। अब ये आप
ओ लेवल्स में भी और एएस में भी पढ़कर आए हैं, ये तकरीबन डायग्राम सबको पता होता है क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैंने सारी लिख दी। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम गामा, एक्स रेज, यूवी, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के भी 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो। ठीक है, तो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। नाउ वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट कि जैसे जैसे आप गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है या वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो सबसे लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रेडियो वेव्स हैं और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन गामा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं गामा के और सबसे लोएस्ट एनर्जी के फोटॉन होते हैं रेडियो के। सिंपल क्यों? क्योंकि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो एनर्जी ऑफ फोटॉन भी सबसे कम है। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो एनर्जी ऑफ फोटॉन भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये सिंपल फैक्ट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। चलो अब हम चल रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अच्छा इस पे बाद में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट। देखो क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ना तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ लें इसको, फिर मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक क्लीन मेटल लो, उसकी सरफेस बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल क्लीन मेटल सरफेस हो इसकी। मेटल कोई भी हो सकता है, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई भी ले लें आप। इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करें या इंसिडेंट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा, एग्जाम्पल लाइट। ठीक है, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, लाइट एग्जाम्पल। तो जब ये पड़ती है ना तो हम ऑब्जर्व करते हैं सरफेस से बाहर, सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं। ठीक है, अच्छा इस एमिशन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अच्छा, फोटो फ्रॉम लाइट, एक्चुअली आई वुड रादर से आप फोटो लाइट की जगह ना इसको फोटॉन्स रीड करें। कॉमन डेली लाइफ के अंदर फोटो लाइट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक फिजिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ पे फोटो रेफर्स टू फोटॉन्स। ठीक है, तो आसान लफ्जों में ये फोटोन आके जब रेडिएशन के गिरते हैं मेटल सरफेस पे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। इस एमिशन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इनको कह दिया जाता है। व्हेन अच्छा ईएम बच्चों, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अच्छा वेव नहीं रेडिएशन, ये वेव गलत वर्ड यूज किया है मैंने, मुझे इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन सरफेस। अच्छा ये रेडिएशन कर देता हूँ, ये वेव असल में वो एएस को पढ़ा पढ़ा के आदत होती है ना आपको वेव कहने की, तो इसको अभी मैं रेडिएशन कर दूंगा। मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ कि मैं इसको वेव क्यों अवॉइड कर रहा हूँ लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद कर लो। इट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज समझे, ये एमिशन जो होती है ना ये हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होती। देखो किसी भी मेटल के लिए एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें एमिशन होगी। अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम हुई तो एमिशन नहीं होती। हाँ ये है कि हर रेडिएशन के लिए ना ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले तो मेरी बात इसको सुनिएगा
कि हर रेडिएशन के लिए ना एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है बिल्कुल बॉटम, ठीक है। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो फिर वो वेव, ये वेव को मुझे ठीक करना पड़ेगा, रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर एमिशन, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखो, हर मेटल के लिए ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, ठीक है। कॉपर के लिए ये फ्रीक्वेंसी अलग होगी, जिंक के लिए फ्रीक्वेंसी अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, अलग अलग मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी अलग होगी, ठीक है। लेकिन जो भी, सपोज करो कॉपर की एक फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे अगर आपने फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की तो फिर एमिशन होगी, ठीक है। अच्छा भाई अब आ जाओ वर्क फंक्शन, ये साइन है, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का वो मिनिमम एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। ये मिनिमम एनर्जी है। अच्छा अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मिनिमम एनर्जी है। अब इनका आपस में क्या ताल्लुक? बच्चों ताल्लुक ये है कि ये एनर्जी जो वर्क फंक्शन की एनर्जी है ये आएगी कहां से? ये फोटॉन्स से आएगी, और फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से। सो इन अदर वर्ड्स, अब आप देखें मैं क्या कह रहा हूं कि, अच्छा पहले मैं बता दूं, एवरी मेटल हैव अ डिफरेंट वर्क फंक्शन, ठीक है। अच्छा हर मेटल का वर्क फंक्शन भी अलग अलग है, और याद रखो हर मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। अभी आप देखिएगा इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। हर मेटल का वर्क फंक्शन भी अलग है, हर मेटल का जो है ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। अच्छा अब देखिए इनका ताल्लुक क्या है भाई। ये जो वर्क फंक्शन है, अभी हमने कहा मिनिमम एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये फोटोन से आती है, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू एच एफ। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? एच एफ नॉट। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो एच एफ नॉट है, तो मिनिमम एनर्जी के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है तो एनर्जी भी मिनिमम होती है, ठीक है। सो बच्चों वर्क फंक्शन का जो एक फॉर्मूला हो गया वो हो गया E इज इक्वल टू एच एफ नॉट। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है ना तो मेटल को वर्क फंक्शन नहीं मिलता। जब मेटल को वर्क फंक्शन नहीं मिलता तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ज़ाहिर है वर्क फंक्शन जो है वो नहीं होगा। वर्क फंक्शन तो वो मिनिमम है ना, तो वो वैल्यू उसकी छोटी हो जाएगी वर्क फंक्शन की, जाहिर है। तो जब वर्क फंक्शन ही नहीं मिलता तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होते, तो एमिशन होती ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ये एक्चुअली एच एफ नॉट क्या है? ये फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है? ये एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं है। देखो मैंने यहाँ क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हर जगह मैंने लिखा हुआ है, मुझे इसको हर जगह ठीक करना पड़ेगा। वेव गलत है, इसको रेडिएशन लिखना है आपने, वेव नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा मैं लिख के काट रहा हूँ ताकि आपको बार बार ये याद रहे, यहाँ वेव गलत है लिखना। अच्छा लिखो अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे इसको, इसको मैं वेव मिटा दूँ, ठीक है। Have frequency f naught, then the minimum energy is provided by the electromagnetic, once again wave गलत है, radiation होगा, is equal to the work function, and the electrons are emitted। अच्छा यूं भी कहते हैं emitted या just emitted। तो जब एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स वो जीरो होती है। तो ये emitted electrons की kinetic energy from surface is equal to 0, ठीक है।
देखो, सबसे पहले तो यहां तक बात समझो। अच्छा, ये मैं वेव की जगह भी रेडिएशन लिख दूंगा। सबसे पहले तो तुम लोग ये बात समझो कि अगर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर दी आपने, यानी जब तुमने फ्रीक्वेंसी एफ नॉट दी, सो मिनिमम एनर्जी मिल गई। मिनिमम एनर्जी क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम कहते हैं जस्ट एमिटेड, वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर ले आती है। लेकिन बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो नहीं होती, जीरो होती है। बस समझो एक तरीके से आपने उसको इतनी एनर्जी दी है कि वो सरफेस के तो ऊपर आके बस बैठ जाए, यानी बाहर निकाल लेते हैं आप उसको, अंदर मेटल से ना, अंदर वाली जगह से बाहर ले आते हैं। यूं समझो, ये मेटल है ना, ये यहाँ पे है, तो आपने इतनी एनर्जी दी कि बस ये यहाँ से उठ के इधर आ जाए, इधर आ जाए। यानी वो जो अपने दूसरे, वो जो मेटेलिक बॉन्ड है उसका जो, जिससे पकड़ा हुआ होता है एटम्स ने, वो उसको तोड़ के बाहर आ जाता है सरफेस से। इतना उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आगे चल सके, तो वो सरफेस पे आके बस पड़ा हुआ होता है। काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होती है। ठीक है। अब अगर तुम्हारी एनर्जी, देखो, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच एफ के बराबर होती है ना, एच एफ। तो अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ही एफ नॉट से कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम होती है ना, तो बच्चों इससे क्या होता है, इससे जो फोटोन की एनर्जी होती है वो इतनी कम होती है, ये कहते हैं जब ये एफ नॉट से कम होती है फ्रीक्वेंसी, तो जो फोटोन की एनर्जी होती है ना, वो काफी नहीं होती एमिशन के लिए। सो एनर्जी जो होती है ना, वो वर्क फंक्शन से कम होती है, हेंस नो एमिशन। ठीक है। अच्छा देखें, जहां जहां वेव था मैंने वहां रेडिएशन लिख दिया है। तो बच्चों देखो, अब मैं तुम्हें जरा इस पूरे बात को कंक्लूड कर देता हूँ। जब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के बराबर होती है, थ्रेशोल्ड होती है, तो जो फोटोन की एनर्जी होती है ना, वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है, विच मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो सरफेस से बाहर आ जाते हैं, बट उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो जीरो होती है। बस बाहर आके सरफेस पे पड़ जाते हैं, वो पड़े हुए होते हैं, they're just lying on the surface, they're not moving, they're just at the surface. So you've given enough energy that the electrons are just made to emit, and they are lying on the surface, they're not moving at all, the kinetic energy is zero. अगर आपने उससे भी कम एनर्जी दी, देखो एनर्जी कम कैसे होती है फोटोन की, अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से भी कम होगी, तो जो फोटोन की एनर्जी है ना, वो वर्क फंक्शन से कम होगी। और अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी, तो एमिशन होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आते। ठीक है, सिंपल हो गया ये यहां तक बात। चलो अब जल्दी जल्दी आगे बच्चों, अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपको जल्दी से पहले ऑब्जर्वेशन सिखा दूं, फिर उसके बाद आप लोगों को इन ऑब्जर्वेशंस का कंक्लूजन बताऊंगा। ठीक है, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस, सबसे पहले नो एमिशन बिलो एफ नॉट। ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम है तो एमिशन होती नहीं, पहली ऑब्जर्वेशन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी of surface electrons is zero if energy is equal to work function, यानी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के बराबर होगी तो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। ये दोनों बातें अभी पीछे मैंने आपको बता दी हैं, ये समझो एक तरीके से रिपीट हो रही है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो इसके आगे अब शुरू होगी। थर्ड, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज बियॉन्ड एफ नॉट बट नो अच्छा, बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स per unit time remains constant। ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपको जरा इसको इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी अगर, अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप चेंज नहीं करें। अच्छा, वैसे आप ये नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इंक्रीजेस।
लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है बच्चों, पहले तो अच्छा मैं इसको जरा इसको ब्रैकेट में कर दूं। ठीक है, ये ब्रैकेट में से है कि आप ये नहीं भी लिखेंगे तो खैर है। अच्छा अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तुमने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ना, तो जैसे जैसे तुम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तुम देखोगे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ती जाती है। अभी इसका फॉर्मूला भी आपको लिखवाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम नहीं छेड़ा तो फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज नहीं होंगे। यानी आसान लफ्जों में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का इफेक्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का इफेक्ट ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा चलें अब अगली चीज, काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली होती कितनी है? देखो अब उसको एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बराबर? देखो अब जितनी भी मैं टोटल एनर्जी दूंगा ना, और वो टोटल एनर्जी कहां से आएगी? फोटोन से आएगी। वो उसको अब वो दो काम कर रही है। एक तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रही है। ये एनर्जी किसकी है? अब देखो एनर्जी ऑफ जो फोटोन है ना, इसको आप जरा समझो। जो एनर्जी ऑफ फोटोन है यानी आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो दो काम कर रही है। पहले तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। अब अगर कुछ एनर्जी बची तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अच्छा जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होती है। ये भी बताता हूँ आपको क्यों। तो देखो सबसे पहले अब इसको पूरी बात समझो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अब एफ नॉट से ज्यादा है, तो जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होगी वो क्या होगी? एच एफ। जो भी फ्रीक्वेंसी है, बट अब वो ज्यादा है। वो ज्यादा किससे है? वो ज्यादा है एफ नॉट से। तो ये जो फोटोन एनर्जी देगा, अब ये दो काम करेंगे। एक, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे सरफेस पे, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वो कहलाती है वर्क फंक्शन। और जो बाकी एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बाकी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट समझो बना दूं तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख सकता हूँ, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस वर्क फंक्शन। तो यहाँ से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सब्जेक्ट बना लें तो उससे निकल आएगा वो। तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज्यादा होती है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये भी जहन में रहे कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है, अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं किए तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चेंज नहीं होंगे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बस याद रखो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये भी जरा बता दूं, एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ रेंज ऑफ एनर्जीज। देखो जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, याद रखो सबसे पहले रेडिएशन उनको टकराती है ना तो उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस के नीचे होते हैं बच्चों, पहले उन्हें कुछ एनर्जी चाहिए होती है सरफेस में आने के लिए, फिर वो बाहर निकलते हैं। तो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन्स बीनीथ, अच्छा ये ईएस में इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। सो बीनीथ द सरफेस हैव lower energy, kinetic energy, because they require some energy to reach the surface. ठीक है, सिंपल है ना। देखो जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो डायरेक्टली फोटॉन से एनर्जी गेन करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जाहिर है उन्हें कुछ एनर्जी पहले ऊपर आने के लिए लगेगी, फिर वो बाहर आएंगे, तो उनकी एनर्जी उतनी तो नहीं हो सकती जितनी सरफेस वाले की है।
ये बिल्कुल मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ कि अगर एक रेस हो तो जो बिल्कुल आगे खड़ा हुआ है, जाहिर है उसको एक एडवांटेज है ना कि वो पहले से आ गया, तो वो उसको वो जाहिर है जल्दी निकल जाएगा। और जो बेचारा पहले पीछे है उसको कुछ एनर्जी तो स्टार्ट लाइन तक आने में लग जाएगी, तो वो पहले ही बेचारा अपनी एनर्जी खत्म कर चुका होगा कुछ, फिर वो भागेगा तो जाहिर है वो उसको डिसएडवांटेज हो गया ना, तो उसकी एनर्जी तो जाहिर थोड़ी कम हो गई है। इसी तरह जो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सरफेस के, तो पहले कुछ एनर्जी लेकर तो ऊपर आते हैं, फिर बाहर आते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा अब अगला, अच्छा अगर मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूं लेकिन मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं, इंटेंसिटी बढ़ाऊं, ठीक है, रेडिएशन की इंटेंसिटी, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि द नंबर ऑफ emitted electrons increases, ठीक है। उनके जो नंबर ऑफ emitted, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ emitted electrons इंक्रीज होते हैं। हाँ, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉट द एनर्जी। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उस पर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करूं लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाऊं रेडिएशन की, तो जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बढ़ जाते हैं। अच्छा अब बच्चों एक आखिरी बात है, छोटी सी बात है। अच्छा एक और ऑब्जर्वेशन है, इंस्टेंटेनियस एमिशन होती है। इंस्टेंटेनियस एमिशन का मतलब होता है, अच्छा अभी इसको मैं बाद में समझाता हूँ, ये वाली बात बाद में समझाता हूँ। अच्छा पहले तो जरा अच्छा एक मिनट रुके, मैं जरा इसको अगली स्लाइड पे। अच्छा एक और ऑब्जर्वेशन भी है कि द एमिशंस आर इंस्टेंटेनियस, यानी पांचवी, एमिशंस आर इंस्टेंटेनियस। एमिशंस आर इंस्टेंटेनियस का मतलब जैसे ही आप रेडिएशन से फॉल करेंगे ना, इंस्टेंटेनियस, देखो द मोमेंट रेडिएशन विल फॉल द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप का अभी आके टकराए फोटोन, आपने आधा घंटा वेट किया, फिर आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हुआ, ऐसे नहीं होता। जैसे ही ये आके गिरता है वैसे 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 एमिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर हुई? तो एक कंक्लूजन कर दूं। कंक्लूजन, इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तीन इंपॉर्टेंट, पहले तीन को बता रहा हूं। अगर इफ फ्रीक्वेंसी is less than f naught, no emission, no emission. Second, if frequency is increased, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बच्चों क्या बढ़ता है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज, इंटेंसिटी अगर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है बच्चों। ये मैंने मोटे मोटे तीन कंक्लूजन लिख दिए, बाकी डिटेल में तो हमने पढ़ ही लिया। ये मोटी मोटी तीन बातें मैंने लिख दी कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, और इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बढ़ाने से यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नो चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड चेंज नहीं होते, और इंटेंसिटी के चेंज होने से नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
चलो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब मैं अगली क्लास में आपको ये समझाऊंगा कि कैसे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है अब ये हमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, चले, अल्लाह हाफिज।